दोस्तों आज का जो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर साल इससे क्वेश्चंस बढ़ ही रहे हैं, तो हम इसको अगले 30 मिनट में कंप्लीट कर देंगे। होपफुली आपको इस वीडियो में मजा आएगा और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ये दो क्वेश्चंस हैं, हिस्टोन्स प्रोटीन्स आर रिच इन विच टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अगर आपको इनके आंसर्स पता है देन वेल एंड गुड, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। अगर नहीं पता है तो फिक्र की कोई बात नहीं है, इस वीडियो के एंड तक आपको इन दोनों के आंसर भी पता चल जाएंगे और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहें और चलो शुरू करते हैं अपना चैप्टर बायोमोलिक्यूल। सबसे पहले समझते हैं बायोमोलिक्यूल्स को। तो बायोमोलिक्यूल्स आखिर होता क्या है? अगर हम एनसीईआरटी की डेफिनेशन माने तो ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स फाउंड इन लिविंग टिश्यूज कैन बी सेड एज बायोमोलिक्यूल्स। मतलब जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं और वो लिविंग बॉडी में पाए जा रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे? बायोमोलिक्यूल्स हो जाएंगे। बायोमोलिक्यूल्स जो वर्ड है वो अपने आप में ही एक डेफिनेशन है। बायो का मतलब है लिविंग, मॉलिक्यूल्स का मतलब है केमिकल सब्सटेंसेस या फिर केमिकल कंपाउंड्स। तो ऐसे केमिकल कंपाउंड्स जो कि लिविंग टिश्यूज में पाए जाते हैं उन्हें हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट मान सकते हो। अब हमें करना क्या है? अब हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पता करने हैं कि भाई एक लिविंग टिश्यू है, मान के चलते हैं वो पत्ता ले लिया आपने किसी का या फिर लिवर सेल ले लिया, तो उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। तो ध्यान रहना है जो ये वाला मॉर्टल एंड पेस्टल वाला है टिश्यू एनालिसिस, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए होता है, ना कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। अब इसमें करना क्या है तो चलो देखते हैं। हमने पहले क्या ले लिया? हमने एक लिविंग टिश्यू ले लिया। लिविंग टिश्यू आप मान के चलो किसी भी टाइप की सेल ले ली, आपने लिवर सेल ले ली और उसमें क्या डाल दिया? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड मतलब Cl3CCOOH ले लिया आपने। वो यूज क्यों की जाती है? ये इसलिए यूज की जाती है ताकि ये सेल्स को तोड़ सके, अलग अलग कर सके। अब आपने भाई टिश्यू को ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में डाल दिया, उसके बाद मोर्टल एंड पेस्टल लेना है। मोर्टल एंड पेस्टल क्या होता है? ओ से ओखली, आपने पढ़ी होगी बचपन में। तो ओखली होती है, उसमें टिश्यू डाला, एसिड डाली और उसको क्या कर दिया? अच्छे से कूट दिया। अब जब अच्छे से कूट देंगे आपको तो क्या मिल जाएगा? चटनी मिल जाएगी। चटनी को कहते हैं हम थिक स्लरी। अब स्टार्टिंग में क्योंकि हमने एसिड ले रखा है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड यहां पर ले रखा है, तो कुछ ऐसा पार्ट होगा जो एसिड में सॉल्युबल होगा। जो सॉल्युबल हो जाएगा वो क्या कर जाएगा? जब हम छानेंगे, अब इस चटनी को क्या करना है? दुपट्टे से छानना है या छन्नी से छानना है। तो जब हम छानेंगे तो एसिड सॉल्युबल पार्ट जो होगा वो नीचे आ जाएगा और एसिड जो इनसॉल्युबल पार्ट है, एसिड में जो सॉल्युबल नहीं हुआ वो ऊपर ऊपर रह जाएगा और दुपट्टे में ही रह जाएगा। तो जो नीचे आ जाता है उसको हम फिल्ट्रेट कह देते हैं, जो ऊपर रह जाता है उसे हम रिटेंटेट कह देते हैं। फिल्ट्रेट से हमें क्या भी पता चला कि फिल्ट्रेट जो होता है वो एसिड सॉल्युबल होता है, ठीक है, और रिटेंटेट क्या रहेगा? एसिड इनसॉल्युबल। मतलब ये जो पोर्शन है वो इनसॉल्युबल है, एसिड में सॉल्युबल नहीं है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। अब हम पढ़ने वाले हैं, आगे हम पढ़ेंगे कि फिल्ट्रेट में क्या क्या पोर्शन आएगा और रिटेंटेट में क्या क्या पोर्शन हमें देखने को मिलता है। अब जो हमने चटनी बनाई थी उसमें हमें क्या क्या मिल गया था? हमें फिल्ट्रेट मिल गया था जो कि एसिड में सॉल्युबल है। रिटेंटेट मिल गया था, रिटेंटेट में वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे जो एसिड में सॉल्युबल नहीं थे, सॉल्यूट नहीं हो पाए थे, डिसॉल्व नहीं हो पाए थे। तो फिल्ट्रेट में क्या मिलेगा? जैसे कोई छन्नी है, उसमें से जो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स हैं वही तो निकल पाएंगे और जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे वो कहाँ रह जाएंगे भैया? वो ऊपर रह जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ? माइक्रो मॉलिक्यूल्स, छोटे वाले मॉलिक्यूल्स छन्नी से निकल गए, फिल्ट्रेट में पहुंच गए। और जो मैक्रो, मैक्रो मतलब होता है बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा, तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स छन्नी से पार नहीं हो पाए, वो भैया ऊपर ही रह गए, रिटेंटेट में रह गए, इसीलिए वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। अब समझते हैं कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स, जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स का वेट होता है वो 18 से 800 डाल्टन के बीच में होता है, जबकि जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, जो भारी मॉलिक्यूल्स है, उनका वेट 10,000 डाल्टन से ज्यादा होता है। अब देखो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में सारे मोनोमर्स आ जाएंगे। मोनोमर्स मतलब जो सिंगल यूनिट के बने हुए हैं। कौन कौन से सिंगल यूनिट के बने हुए हैं भैया? अमीनो एसिड सिंगल यूनिट का बना हुआ है। अब बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर जुड़ कर आपस में क्या बना देते हैं? प्रोटीन बना देते हैं। तो भैया प्रोटीन कहाँ मिलेगा हमें? प्रोटीन मिलेगा रिटेंटेट में। सिंपल शुगर, बहुत सारे सिंपल शुगर्स, बहुत सारे मोनोमर सिंपल शुगर जुड़ के जब एक चेन बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं, तो उसको क्या कह देते हैं हम लोग? पॉलीसेकेराइड्स कह देते हैं। पॉलीसेकेराइड्स, ओके।
फिर आता है न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड्स, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर क्या बना देते हैं, हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड, जो कि हमें क्या क्या है, हमारे पास डीएनए है और आरएनए है, तो न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। अब एक और चीज जो सबसे अलग है वो ये है कि इसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स में एक और चीज पाई जाती है, जिसमें आप डबल स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, लिपिड्स। अब लिपिड है तो माइक्रोमोलिक्यूल्स, लेकिन पाया मैक्रोमोलिक्यूल्स में जाता है, रिटेंटेट में पाया जाता है। इसलिए पाया जाता है क्योंकि जब लिपिड क्या करता है, लिपिड वेसिकल्स बना लेता है, आपस में मिलकर छोटे छोटे गोले गोले टाइप में बना लेता है, इसीलिए वो रिटेंटेट में ही रह जाता है, फिल्ट्रेट में नीचे नहीं जा पाता है, इसीलिए लिपिड यहां पर आता है। हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए तो टिश्यू एनालिसिस कर लिया, अब हम कर देते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। ये कैसे पता चलेगा कि किसी टिश्यू में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से हैं? तो करना कुछ नहीं है, सबसे सिंपल है, हमें राख बनानी है। राख कैसे बनाएंगे कि पहले कोई भी टिश्यू ले लिया, लिविंग टिश्यू लिया, उसको पहले हमने सुखा लिया, धूप में सुखा लें या फिर तवे पे सुखा लो, सुखा लिया। सुखाने के बाद क्या करना है, उसे बर्न करना है, क्या करना है, जला देना है। जलाने के बाद जो राख मिलेगी, अब क्योंकि हमने उसको सुखा लिया था तो वाटर वहां पर चला गया, जला लिया तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे वो सब क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब जो बचेगा, जो राख में बचेगा, वो क्या बचेगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बचेंगे। क्या बचेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बचेंगे। कौन कौन से, मैक्सिमम जो पाया जाता है राख में, जो मैक्सिमम कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो एवरेज सेल कंपोजिशन का ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का डायरेक्ट टेबल है, आइए एक बार समझ लेते हैं। इसमें जो सेल होती है हमारी, उसमें 70 से 90% तक वाटर होता है, पानी होता है, 10 से 15% प्रोटीन होती है, 5 से 7% न्यूक्लिक एसिड होती है। न्यूक्लिक एसिड जैसे कि डीएनए, तो 5 से 7% न्यूक्लिक एसिड होती है, 3% कार्बोहाइड्रेट होते हैं, 2% आपका लिपिड होता है और 1% बचा कुचा इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि आयंस होते हैं। आइए अब समझते हैं अमीनो एसिड को। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें अमीनो ग्रुप हो, अमीनो ग्रुप का मतलब है NH2 ग्रुप प्रेजेंट हो, उनको हम कहते हैं अमीनो एसिड। अब एनसीईआरटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अमीनो एसिड्स आर नथिंग बट द सब्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मीथेन। अब मीथेन के सब्स्टिट्यूएंट ही अमीनो एसिड होते हैं। कैसे बनता है अमीनो एसिड, आइए देखते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये किसका स्ट्रक्चर है, मीथेन का स्ट्रक्चर है। अगर हम यहाँ पर ये इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके एक अमीनो ग्रुप लगा देते हैं, ठीक है। इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पर एक कार्बोक्सिल ग्रुप जोड़ देते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप लगा दिया। और यहाँ पर एक आर ग्रुप जो कि रहता है वेरिएबल ग्रुप रहता है। यहाँ पर कोई भी ग्रुप आप लगा सकते हो, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन लगा सकते हो, एक कार्बोक्सिल ग्रुप जोड़ सकते हो, एक मिथाइल ग्रुप जोड़ सकते हो, कुछ भी जोड़ सकते हो। तो इस तरीके का जब स्ट्रक्चर आता है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन परमानेंट रहता है, तो जब इस तरीके का स्ट्रक्चर आता है, इसको हम अमीनो एसिड कहते हैं। अब मान के चलते हैं कि R की जगह R हमने हाइड्रोजन ले लिया, R को रिप्लेस करके यहाँ पर क्या लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया, तो ये जो अमीनो एसिड बनी है इसको हम कहते हैं ग्लाइसिन। क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ग्लाइसिन। अब इंपॉर्टेंट बात, ये जो ग्लाइसिन है ये स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड होती है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है। क्यों होती है, ये ध्यान से देखना। अब यहाँ पर जो कार्बन है, इसमें यहाँ पर से भी हाइड्रोजन जुड़ रहा है, यहाँ पर से भी हाइड्रोजन जुड़ रहा है। अब दोनों ये सेम ग्रुप है, जब सेम ग्रुप जुड़ रहे हैं तो ये जो कार्बन रहा है ये कायरल कार्बन तो रहा नहीं, तो जब क्योंकि यहाँ पर कायरल कार्बन एब्सेंट है, इसीलिए जो ग्लाइसिन है वो क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है। अब ऐसे ही डिफरेंट आर ग्रुप, अगर आर की जगह हम डिफरेंट ग्रुप्स रखते रहेंगे तो हमें डिफरेंट अमीनो एसिड्स मिलते रहेंगे। अगर ज्यादा एसिड वाले ग्रुप रखेंगे, मतलब COOH और जोड़ेंगे तो हमें एसिडिक अमीनो एसिड मिलेगी। अगर हम ज्यादा बेसिक ग्रुप जोड़ेंगे, यानी कि NH2 वाला यहाँ पर और जोड़ेंगे तो हमें बेसिक अमीनो एसिड्स मिलेंगी। अब हम देख लेते हैं अमीनो एसिड्स के डिफरेंट टाइप। तो एसिडिक, अगर हम COH जितना ज्यादा ऐड करेंगे अमीनो एसिड उतना ही एसिडिक हो जाएगा। उसके एग्जांपल है ग्लूटामिक एंड एस्पार्टिक एसिड।
बेसिक की अगर मैं बात करूं तो लाइसिन और अर्जिनिन आ जाता है। हिस्टोन प्रोटीन में यही अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, लाइसिन और अर्जिनिन, क्योंकि ये बेसिक नेचर के होते हैं और हिस्टोन प्रोटीन भी कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। न्यूट्रल अमीनो एसिड्स की अगर मैं बात करूं तो ये वैलिन और एलेनिन आ जाते हैं। एरोमेटिक अगर अमीनो एसिड्स जो रहती है वो रहती है ट्रायोसिन, फिनाइलएलेनिन और आपकी ट्रिप्टोफैन। बात कर लेते हैं आयनाइजेबल नेचर ऑफ अमीनो एसिड्स की। आयनाइजेबल नेचर का मतलब ये है कि जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पीएच पे अपना डिफरेंट स्ट्रक्चर बना देते हैं, मतलब जो उनका स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो जाता है। फिलहाल हम अब यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ ज्विटर आयन, कि ज्विटर आयन का स्ट्रक्चर कैसा रहता है वो एक बार आप देख लें। ज्विटर आयन में कुछ भी ज्यादा चेंज नहीं होता है। जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वहां का जो हाइड्रोजन है, ठीक है, वो हट जाएगा और कहां पर आ जाएगा अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मान के चलते हैं ये कोई भी है XYZ अमीनो एसिड हमने ले रखी है, तो यहाँ से जो हाइड्रोजन हटा, अब क्योंकि यहाँ पर से हाइड्रोजन हटा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पर अमीनो ग्रुप पे एक हाइड्रोजन बढ़ जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन बढ़ा हुआ है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर रहता है इसको हम ज्विटर आयन कहते हैं। तो अमीनो एसिड्स फर्दर दो और कैटेगरी में डिवाइड हो सकती है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो तो हमारी बॉडी में बन जाती हैं, बट जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो बाहर, हमें बॉडी के बाहर से लेनी पड़ती हैं। मतलब जो हम खाना खाते हैं, जो हमें हम डाइट लेते हैं, उनके हेल्प से हमें वो अमीनो एसिड्स लेनी पड़ती है। कौन कौन सी आइए एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हिस्टिडीन, देन ल्यूसीन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलेनिन, मेथियोनिन, वैलिन, उसके बाद आता है आइसोल्यूसिन, लाइसिन, अर्जिनिन और थ्रियोनिन। फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जब तक मैं हूं तब तक ट्रिक्स आती रहेंगी। जल्द ही मैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स की आपके लिए ट्रिक्स जरूर लेके आऊंगा ताकि आप इजीली याद कर सको। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स कुछ भी नहीं है, अमीनो एसिड्स के पॉलीमर होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, पॉलीमर का मतलब हो गया कि बहुत सारे अमीनो एसिड एक वो आपस में क्या बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं, ये है पेप्टाइड बॉन्ड, आपस में जुड़ते हैं। किस बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े। दूसरी अमीनो एसिड आई, ऐसे जो लीनियर चेन बनती चली जाती है अमीनो एसिड्स की, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन्स कहते हैं। अच्छा, एक बात याद रखनी है कि प्रोटीन जो है वो होमोपॉलीमर नहीं है, हेटेरोपॉलीमर है। अब हेटेरोपॉलीमर का मतलब क्या हो गया, हेटेरोपॉलीमर का मतलब ये है कि अलग अलग डिफरेंट टाइप की अमीनो एसिड जुड़ती जाएंगी। जैसे अमीनो एसिड 1 मान लेते हैं, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3, ऐसे डिफरेंट टाइप्स की अमीनो एसिड जुड़ती हैं और उससे हमारी डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स बनती हैं। हमारे पास 20 अमीनो एसिड्स होती हैं जो कि डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स बनाती हैं। अब प्रोटीन का काम क्या हो सकता है, प्रोटीन एज अ जो इन्फेक्शन है उसके अगेंस्ट फाइट कर सकती है, एज अ हार्मोन वर्क कर सकती है, प्रोटीन एंजाइम्स भी बना सकती है। तो डिफरेंट टाइप्स के वर्क हो सकते हैं। अब प्रोटीन्स की अगर फंक्शंस की बात करूं तो सबसे पहले तो फंक्शन हमें यही पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी, मतलब हमारी ग्रोथ के लिए प्रोटीन जरूरी है। दूसरा, बहुत सारे एंजाइम्स बनाता है, हार्मोन्स बनाता है प्रोटीन, यहाँ तक कि जो अपना कोलेजन फाइबर होता है जो कि ग्राउंड सब्सटेंस है अपनी बॉडी का, वो भी कौन बनाता है, प्रोटीन ही बनाता है। मैं यहाँ पर एक टेबल अटैच कर देता हूँ, एनसीईआरटी का टेबल है, इंपॉर्टेंट टेबल है जिसमें फंक्शंस दे रखे हैं। इस टेबल को जरूर से एक बार याद कर लेना। अब नेक्स्ट हम दो मैं बातें बताना चाहूंगा कि जो एनिमल्स में सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है, एबंडेंट प्रोटीन, वो होती है कोलेजन। एंड अगर मैं बात करूं पूरे बायोस्फीयर की, पूरे अर्थ की, तो जो सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है वो है रूबिस्को। अब हम समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन देखने में कैसा लगता है। अगर एक केमिस्ट की बात मानूं तो ये वो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देगा। अगर मैं एक फिजिसिस्ट से बात करूं तो वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देगा। बट क्योंकि हम बायोलॉजिस्ट हैं, हम आगे चल के डॉक्टर बनने वाले हैं, हम बायोलॉजी की फील्ड में वर्क कर रहे हैं, इसीलिए हमें 4 स्ट्रक्चर पढ़ने पड़ते हैं प्रोटीन के। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है कैसा होता है, लीनियर होता है। लीनियर क्यों होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। लीनियर इसलिए होता है क्योंकि अमीनो एसिड एक के बाद एक अमीनो एसिड जुड़ते चले जाते हैं। इससे जुड़ते हैं भैया पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से, सॉरी पॉलीपेप्टाइड नहीं, पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं, ठीक है। एक के बाद एक जुड़ते चले जाते हैं अमीनो एसिड्स और वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, लीनियर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। जो स्टार्टिंग में अमीनो एसिड है उसको एंड से डिनोट कर देते हैं, जो लास्ट में है उसको सी से डिनोट कर देते हैं। अच्छा, अगर मैं अमीनो एसिड्स के
सीक्वेंस चेंज कर लूं तो मैं डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स बना सकता हूं। हालांकि मेरे पास सिर्फ 20 अमीनो एसिड्स है, उसके बाद भी मैं डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन बना सकता हूं। अब मैं बात कर लेता हूं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमारे पास एक धागा था, उस धागे को हमने राइट हैंड साइड में ऐसे कॉइल करना शुरू कर दिया। जैसे कि आपने कई जगह पर जीने देखे होंगे, इस तरीके के जीने होते हैं जो ऊपर की तरफ ऐसे गोल गोल घूम के ऊपर जा रहे होते हैं। तो उसी तरीके से हमने उसको रिवॉल्व करना शुरू कर दिया। तो जब हमने रिवॉल्व करना शुरू कर दिया तो हमने क्या बना लिया, राइट हैंड साइड में जब रिवॉल्व करना शुरू कर दिया तो हमने क्या बना लिया, सेकेंडरी अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बना लिया। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो कि अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है। अब इसी तरीके से बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर भी होता है जिसमें दो कॉइल मान लेते हैं, ठीक है, आपस में इस तरीके से जुड़ी होती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर खास बात क्या है कि यहाँ पर तो पेप्टाइड बॉन्ड तो है ही, बट साथ ही साथ हाइड्रोजन बॉन्ड भी यहाँ पर आ गया है। क्या आ गया है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी यहाँ पर आ गया है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड दिखते हैं, जबकि प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड ही होते हैं। एक और खास बात, प्राइमरी स्ट्रक्चर का जो होता है वो डीनेचुरेशन नहीं करवा सकते आप। डीनेचुरेशन मतलब हीट से उसे नहीं तोड़ सकते। नेक्स्ट समझते हैं हम अपने तीसरे स्ट्रक्चर यानी टर्शरी स्ट्रक्चर को। टर्शरी स्ट्रक्चर अगर मैं बात करूं तो ये बायोलॉजिकली एक्टिव जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं, जैसे एंजाइम्स, हार्मोन्स जो रिएक्ट करते हैं, उसके लिए टर्शरी स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टर्शरी स्ट्रक्चर में कुछ नहीं करना है, जो आपने लीनियर स्ट्रक्चर आपने बनाया था उसका आपने कॉइल किया था। अब कॉइल कर करके, जैसे आपने दादी को स्वेटर बुनते देखा होगा, तो जो ऊन का गोला होता है एक के ऊपर एक स्ट्रिंग लपेटते जाओ लपेटते जाओ लपेटते जाओ, तो उसी तरीके का ये टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। इसमें होता है कुछ नहीं है कि इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाता है, मान के चलिए कुछ भी, ठीक है। इस तरीके से ऊन का गोला आपने बना लिया और ये एंड हो गया, ये सी एंड हो गया। तो ये इस तरीके का जो स्ट्रक्चर रहता है इसको टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ क्वांटिनरी स्ट्रक्चर की। तो क्वांटिनरी स्ट्रक्चर यानी कि फोर्थ स्ट्रक्चर जो रहता है, इसमें क्या है कि एक से ज्यादा यूनिट्स, 2 सब यूनिट्स हो सकती हैं, 3 सब यूनिट्स हो सकती हैं, 4 सब यूनिट्स हो सकती हैं। तो 4 सब यूनिट्स मिलके आपस में मिलके क्या बनाती हैं, क्वांटिनरी स्ट्रक्चर बना रही है, ठीक है। जैसे ये सब यूनिट हो गई, एक ये सब यूनिट हो गई, मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये आपस में मिल गई, आपस में जुड़ गई, तो ये क्या बन गया, क्वांटिनरी स्ट्रक्चर बन गया। अब इसका बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल है अपनी ह्यूमन ब्लड की, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होती है वो क्वांटिनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के फॉर्म में पाई जाती है। उसमें क्या होता है कि 2 सब यूनिट्स, 2 यूनिट्स आइडेंटिकल होती हैं एक दूसरे के, ये दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगी, ये दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगी, इसीलिए उसमें 2 यूनिट्स होती हैं, अल्फा एंड बीटा यूनिट्स। अब बारी है उन्हीं 2 क्वेश्चंस की जो मैंने आपसे स्टार्टिंग में पूछे थे, तो चलो इन्हें सॉल्व कर लेते हैं, एक बार आंसर्स देख लेते हैं इनके क्या रहेंगे। हिस्टोन्स प्रोटीन्स आर रिच इन व्हिच टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स। तो जो हिस्टोन प्रोटीन होती हैं बेसिक इन नेचर की होती हैं, तो हमें पता है बेसिक इन नेचर की जो अमीनो एसिड्स हैं वो कौन कौन सी हैं। लाइसिन है एक तो अपनी, लाइसिन एंड अर्जिनिन। तो इसका तो आंसर ये हो गया, हिस्टोन प्रोटीन में लाइसिन और अर्जिनिन पाई जाती हैं। सेकेंड जो क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो इसमें 2 टाइप के बॉन्ड पाए जाते हैं, याद रखना है आपको। एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, दूसरा डाइसल्फाइड बॉन्ड। 2 बॉन्ड याद रखने हैं टर्शरी स्ट्रक्चर में, हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड। और टर्शरी स्ट्रक्चर कैसा होता है, हॉल एंड वुलन बॉल जैसा होता है। जैसे मैंने बताया था ना कि दादी ने को बुनते देखा होगा, उसमें जो ऊन की बॉल होती है, वैसे स्ट्रक्चर टर्शरी स्ट्रक्चर होता है। और इसकी खास बात यह है कि सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोटीन का कोई स्ट्रक्चर है तो वो टर्शरी स्ट्रक्चर है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। और हाँ, ट्रिक्स आती रहेंगी।